नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है। लिंगानुपात में असंतुलन सिर्फ सांख्यिकी का सवाल नहीं है, बल्कि समाज की सोच और मूल्यों की परख है। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लिंग समानता पर ही निर्भर करता है। अगर ये लिंग समानता प्रभावित होगी, लिंग असमानता बढ़ेगी, तो सिर्फ ये समाज के एक हिस्से को प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि समाज की पूरी स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है, क्योंकि भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर लिंग असमानता को लेकर चर्चा फिर जोरों पर है। भारत में एक ऐसा राज्य है जिसकी लिंग असमानता पिछले कुछ वर्षों में सुधरी, लेकिन फिर उसकी स्थिति काफी खराब हो गई है। और ऐसी स्थिति में क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या उसको सुधारने के जो प्रयास किए गए वो प्रश्न चिन्ह के दायरे में आते हैं। तो इस चर्चा को आज हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि कहां पर यह स्थिति खतरनाक स्तर पर फिर से हमको दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें पिछले 8 वर्षों की, तो पिछले 8 वर्षों में ये न्यूनतम स्तर पर फिर से पहुंच गई है। तो ऐसे में वो तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि इसका क्या कारण है। गिरता लिंगानुपात जहां चिंता बढ़ी है, वो कौन सी ऐसी जगह है, इस पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। इसके दूसरे पक्षों को भी समझेंगे। बात खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है इसको समझते हैं। तो दरअसल बात यह है हरियाणा राज्य की। हरियाणा में लिंगानुपात को सुधारने के लिए 2014 से ही प्रयास किए गए। इसके लिए वहां पर कुछ अभियान भी चलाए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान वहां पर काफी अच्छी सफलता भी दर्ज कराए। लेकिन फिर से इसका गिरता स्तर एक बार चिंता की लकीरें हमारे माथे पर बढ़ा रहा है। तो हम समझेंगे इसी आलोक में फिर हरियाणा में वर्तमान में क्या वो स्थिति है, उस स्थिति के ऊपर नजर डालेंगे, क्या इसका कारण है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की तरफ भी चर्चा करेंगे। इसके लिए जो सरकारी प्रयास हुए हैं और सरकार इस पक्ष में क्या कह रही है उसको भी हम समझेंगे। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन 1 के लिहाज से भी और 3 के लिहाज से भी जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। इसके अलावा निबंध के खंड से भी आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, वहां भी ये आपको सहायता करेगा। बात करें अगर खबर की, तो खबर व्हाई द सेक्स रेशियो इन हरियाणा ड्रॉप्ड टू एन 8 ईयर लो इन 2024। अब देखिए 2024 में 2024 में ये 8 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर जाता है। इसके पीछे यही है इसकी चर्चा का कारण कि क्योंकि 2024 में आप देखेंगे जो वहां का लिंगानुपात है वो 910 पर आ गया। और हरियाणा में जो जन्म के समय लिंगानुपात है, ये अगर इसको आप देखें 2016 के बाद ये दूसरी बड़ी न्यूनतम स्थिति देखने को मिल रही है। 2016 में ये लिंगानुपात 900 था और 900 के बाद जो सबसे न्यूनतम स्तर है वो दिखाई दे रहा है 2024 में। हालांकि 2014 से पूर्व की स्थिति अगर हम देखें, 2014 के बाद स्थिति काफी बेहतर हुई और वहां से तुलना करें तो अभी भी बेहतर स्थिति है, लेकिन इसमें अवसान हो रहा है, गिरावट हो रही है, वो एक चिंता की बात है। इस गिरावट ने कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों को चिंतित किया है। साथ ही साथ सरकार भी अपना पक्ष या दूसरा पक्ष इसका जो है वो ये भी है कि हम पिछली स्थितियों से आगे बढ़े हैं, लेकिन इसमें अभी सुधार की गुंजाइश है। तो सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है, उसने भी अपनी योजनाओं को बताया है। तो दोनों पक्ष को हम समझेंगे, कहां पर स्थिति है, कहां पर सुधार की आवश्यकता है, उसको भी देखेंगे। तो देखिए क्या है हरियाणा की स्थिति, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। तो देखिए लिंगानुपात की अगर बात करें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो स्थिति होती है उसको लिंगानुपात के अंतर्गत जाना जाता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। अब ये लिंगानुपात सिर्फ एक सांख्यिकी आंकड़ा नहीं होता है, बल्कि जिस समाज में लिंगानुपात जितना बेहतर होगा, जितना समानता की तरफ होगा, वो समाज उतना प्रगतिशील माना जाएगा। उस समाज को यह माना जाएगा कि उसमें महिलाओं की स्थिति बेहतर है, ये उस समाज में महिलाओं की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। साथ ही साथ 2021 में प्रकाशित राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण के अनुसार आप देखें तो भारत में जन्म के समय समग्र लिंगानुपात जो है वो 929 था। 2021 का आंकड़ा ये कह रहा है। अब हरियाणा की अगर बात करें तो 2024 में हरियाणा में कुछ जो आंकड़े हैं उनको आप देखें तो स्थिति स्पष्ट होगी कि क्यों ये स्थिति खराब हुई। 2024 में क्या हुआ, हरियाणा में कुल जो बच्चे हैं उनका जो जन्म हुआ, यह आंकड़ा कहता है कि 5,16,402 बच्चों का जन्म हुआ। लेकिन इसमें जो लड़के और लड़कियों के जन्म के जब संख्या पर आप नजर डालेंगे तो देखिए लड़कों का जन्म हुआ है 2,70,354 लड़के और 2,46,048 लड़कियों का जन्म हुआ। इसका मतलब लड़कों की संख्या ज्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है। अब इसकी वजह से जो लिंगानुपात है वो प्रभावित होता है। और इस समय 2024 का जो आंकड़ा है वहां पर 2024 में आप देख रहे हैं 910 लड़कियां प्रति 1000 लड़के हो गई हैं, अर्थात लिंगानुपात 910 के स्तर पर पहुंच गया है। अब क्या वो कारण है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि लड़कों की जन्म दर बढ़ रही है, लड़कियों की घट रही है, क्या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए हरियाणा में कुछ आंकड़े और देखें, 2016 में 900 के बाद ये सबसे कम आंकड़ा है। इस स्थिति को
हम बेहतर स्थिति नहीं कह सकते हैं। हरियाणा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो अनुशंसित आंकड़ा है, जो स्टैंडर्ड है, जिससे ऊपर लिंगानुपात होना चाहिए, उससे नीचे स्थिति है। वो लिंगानुपात 950 है। 950 से भी अगर नीचे बना हुआ है तो स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि लिंगानुपात जो वैश्विक आंकड़ा एक आदर्श स्थिति बताई गई है, वो बताई गई है कि 950 से ऊपर ही लिंगानुपात होना चाहिए। लेकिन अब हरियाणा में कुछ यहाँ पर जिले दिए गए हैं, इसके लिंगानुपात पर भी एक नजर डालें। यहाँ पर अगर गुरुग्राम को छोड़ दें, क्योंकि बाद में इसका खंडन किया गया था कि टेक्निकल खराबी की वजह से ये आंकड़ा यहाँ पर दिखाई दिया, तो बाकी जिलों पर अगर नजर डालें तो रेवाड़ी में 868 जो कि 950 से काफी कम है, चरखी दादरी में 873, रोहतक में 880, पानीपत में 890 और महेंद्रगढ़ में 896। तो ये जिले ये बयां करते हैं कि वहां पर कुछ जिलों की स्थिति हरियाणा का जो सकल लिंगानुपात है उससे और भी बदतर है, तो यहाँ पर और कार्य करने की आवश्यकता है। अब देखिए, इसमें हालांकि आपको ऐतिहासिक प्रगति दिखाई देगी 2014 के बाद। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पहल ऐसी हुई जिससे सुधार की तरफ कदम बढ़ा। 2014 में अगर लिंगानुपात पर आप नजर डालें तो मात्र 871 था, जिससे देशव्यापी एक आक्रोश लोगों के मन में देखने को मिला। और इसके बाद ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक अभियान शुरू किया गया 2015 में। इसके तहत आप देखेंगे कि बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ अभियान था, वास्तव में जनवरी 2015 में लिंग चयनात्मक जो गर्भपात होता है, अर्थात जो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन होता है, हम जान जाते हैं कि लड़का है या लड़की है, जो भी उसका मेल फीमेल, जब हमको गर्भ के में क्या धारण किया गया है उसका पता चलते ही लड़की के जन्म को हतोत्साहित किया जाना। तो इस चीज के लिए, इस चीज के खिलाफ और गिरते बाल लिंगानुपात के खिलाफ एक मुहिम के तौर पर इसको शुरू किया गया है जनवरी 2015 में। और इसके कुछ बेहतर आंकड़े नजर भी आए। वो आंकड़े न सिर्फ हरियाणा में दिखाई दिए, बल्कि वो आंकड़े अन्य जिलों में भी आपको दिखाई देंगे। एक उदाहरण के तौर पर आप देखें, आप 2014 में जो 871 लिंगानुपात था, 2019 में 923 तक पहुंच गया और 2019 में ये अपने चरम पर पहुंचा। 2024 में अब फिर यहाँ पर 910 में गिरावट दर्ज की गई। अगर मऊ जिले की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ आप देखिए 2014-15 से लेके 2019-20 तक का आंकड़ा 694 था 2014 में, 19 में 951 हो गया। उसी तरह से करनाल हरियाणा में देखें आप, यहाँ पर 758 था जो बढ़कर 898 हो गया। इसी प्रकार महेंद्रगढ़ हरियाणा की बात करें 791 से बढ़कर 919 हो गया। तो इसके कुछ सुखद परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। उसके पीछे जो प्रमुख कारण है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान को माना गया। तो ये स्थिति ऐसी मानी जा रही है कि जो 2014 से 19 का पीरियड था उसमें काफी सुधार देखा गया। साथ ही साथ इस समय 2014 से 19 के समय एक और प्रमुख बात थी, वो थी जो कानून है उस कानून को सख्त तरीके से लागू किया गया, उसका अनुपालन कराया गया। हम कह सकते हैं जो कानून का सख्त प्रवर्तन था उसके कारण भी इस दिशा में प्रगति दिखाई देती है, जिसमें कि आप विशेष रूप से हम पीएनडीटी अधिनियम की बात करें तो पीएनडीटी अधिनियम, इसका मतलब पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीकी अधिनियम 1994 जो बनाया गया था, उसको भी सख्ती से लागू कराया गया। इस दिशा में इस कानून के सख्त प्रवर्तन का भी सुखद परिणाम देखने को मिला। ये बेसिकली ये कानून क्या है, तो भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसको कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। और इस अधिनियम में क्या होता है, जन्म पूर्व लिंग निर्धारण जो भी होता है, आप पहले ही अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि लड़का है कि लड़की जानने के लिए, तो उस पर रोक लगाई जाती है, दंड लगाया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है और ऐसी गतिविधियों को पूरी तरह से निषिद्ध किया गया। तो इसके माध्यम से जब सख्ती से इसका पालन कराया गया तो उसका भी सुखद परिणाम देखने को मिला। अब देखिए चिंता की बात फिर बढ़ी क्यों, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं और यहाँ पर हिंदी माध्यम का बैच सुबह 11:30 बजे से 16 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। ये ऑफलाइन बैच है IAS फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस कोर्स का। इंग्लिश मीडियम के बैच में एडमिशन प्रारंभ है। इससे संबंधित विस्तार से जानकारी अगर आप चाहते हैं तो 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके दूसरे पक्ष पर भी चर्चा करते हैं कि वास्तव में ये जो लिंगानुपात है इसमें गिरावट का कारण क्या है। तो हाल के वर्षों में ये देखा गया 19 के बाद कि कहीं ना कहीं जो कानून का प्रवर्तन सख्ती से हो रहा था उसमें कमी देखने को मिली है, क्योंकि हरियाणा के जो सीमावर्ती अन्य राज्य है उसकी सीमाओं पर इस प्रकार की गतिविधियां फिर से देखने को मिल रही हैं, जिससे कि पूर्व प्रसव लिंग चयन और महिला भ्रूण हत्या बढ़ी है। महिला भ्रूण हत्या या कन्या भ्रूण हत्या की अगर बात करें तो कन्या भ्रूण हत्या की दर भारत में सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं होती हैं। अब देखिए हरियाणा के आसपास यूपी, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर ऐसी एक्टिविटीज जिसमें कि चयनात्मक गर्भपात होता है, जब पता चल जाता है लोगों को कि कन्या है तो उसके लिए गर्भपात एबॉर्शन लोग करवाते हैं, इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो कानून है उसके प्रवर्तन में ढील
देखने को मिलती है, तो इसका भी असर है। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक कारक तो है ही, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर जो हमारे समाज की संरचना है उसमें लड़कों के जन्म को जो वरीयता दी जाती है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। लड़का ही पैदा हो, ये जो प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ आर्थिक कारण भी है, क्योंकि लगातार भूखंड घट रहे हैं और समाज में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आज भी श्रम के लिहाज से महिलाओं से बेहतर पुरुषों को मानता है, एक लड़के को हमेशा अपने परिवार में वरीयता देता है। तो ऐसी दशा, ये हमारे समाज का एक दोष है, इसकी वजह से भी ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साथ ही साथ आर्थिक दबाव, आर्थिक दबाव का मतलब ये हुआ कि बढ़ती महंगाई के कारण बच्चों के पालन पोषण में जो महंगाई बढ़ रही है उसका असर बच्चों के पालन पोषण पर आ रहा है। और इसमें जो महिलाएं होती हैं, विशेष रूप से जब उनका विवाह होता है, तो हमारी सामाजिक प्रथा में एक बड़ी कुरीति दहेज है और महंगी शादियां, शादियों में जो बड़े खर्च होते हैं, ये कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं लड़कियां हैं उनको बोझ के रूप में समाज में प्रस्तुत करती हैं। ये प्रवृत्तियां बोझ के रूप में प्रस्तुत करने में योगदान देती हैं। इनका भी एक कारण है कि लोग जैसे ही पता चलता है, विशेष रूप से जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, वो लड़की है, तो वह ऐसे कदम की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। इसके अलावा जो सामाजिक कार्यकर्ता है उन्होंने भी अपने दृष्टिकोण में बताया कि अमीर और प्रभावशाली लोग भी अभी अपने सामाजिक, हम कह सकते हैं दासत्व कह लें, उनकी मानसिकता कह लें, कि लड़कों से कमतर लड़कियों को समझते हैं, इसलिए चयनात्मक गर्भपात की सेवाएं ले रहे हैं। साथ ही साथ महंगी शादी और दहेज की तरफ तो आपको बताया गया, जिसकी वजह से हतोत्साहित होकर लड़कियों के प्रति धारणा में जो कमी आ रही है उसमें सुधार किया जा सकता है। अब सरकार भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। सरकार का यह कहना है कि हमने सुधार किया है, उसके लिए भी आंकड़े हैं। अधिकारियों ने इस गिरावट को मामूली उतार चढ़ाव कहा है, हालांकि अवेयरनेस की आवश्यकता है। अब देखिए, सरकार ने कहा है कि 2014 में 871 जो आंकड़ा था, 2023 में 916 तक पहुंचा था, हालांकि 2014 में 24 में फिर 910 पर आया है। पीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े मामले पर सरकार का यह कहना है कि इस दिशा में हमने लगातार कार्यवाहियां की हैं और 1200 से अधिक मामलों में हमने कार्यवाही की, जिसमें 4000 से अधिक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो ये कहना कि इस दिशा में प्रयास नहीं हो रहा है, ये न्याय संगत नहीं है। वित्तीय प्रोत्साहन की बात अगर की जाए तो वो भी हमने दिया है। बेटी के जन्म के उपलक्ष्य में 21,000 रुपए का वित्तीय जो अनुदान मिलता है वो, साथ ही साथ सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी सरकार के द्वारा जो प्रयास है इसकी तरफ भी इशारा किया गया। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा कि हम शैक्षिक पहल कर रहे हैं कि जो बच्चियां हैं उनका जो नामांकन दर है, विशेष रूप से उनके स्कूल छोड़ने की जो दर है, उसको भी सुधारने की कोशिश की जा रही है। और माध्यमिक शिक्षा में उनका नामांकन दर कैसे बढ़ाया जाए, इसका मतलब कि प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक, जब प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पूरी होगी तभी माध्यमिक में दाखिला होगा। इसका मतलब कि प्राइमरी स्तर की पढ़ाई बच्चियां पूरी करें, इसके ऊपर भी सरकार का जोर है। और माध्यमिक में नामांकन की दर बढ़ाई जाए, मतलब प्राइमरी की पूरी परीक्षा पास करके माध्यमिक तक पहुंचा जाए, इस दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है। अब सुकन्या समृद्धि योजना पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि इस संदर्भ में इसका उल्लेख आपसे पूछा जा सकता है करने के लिए परीक्षाओं में भी। तो देखिए, ये बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ही बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, ताकि बालिकाएं शिक्षित हो सके, सशक्त हो सके, अपने पैर पर हो सके, जिससे कि समाज में उनके प्रति जो अवधारणा है कि वो समाज पर बोझ है या किसी भी तरह के आर्थिक स्वावलंबन की तरफ वो बढ़ सके। साथ ही साथ इसमें यह है, क्योंकि पढ़ाई जब पूरी होगी तो आर्थिक स्वावलंबन अपने आप आएगा। ये एक छोटी जमा योजना है। इसमें क्या होता है, विशेष रूप से जो बालिकाओं के लिए ये बनाई गई है, इसमें इनके नाम पर एक खाता खोला जाता है, जो कि बालिकाओं के अभिभावक होंगे या कानूनी रूप से उनके जो माता पिता होंगे उनके द्वारा खोला जाएगा। खाता खोलते के समय जो बालिकाओं की एज होगी वो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद जो लड़की होगी वो उस खाते की खुद मालिक हो जाएगी। और इसकी विशेषता यह है कि न्यूनतम जमा राशि इसमें 250 रुपए प्रति वर्ष होगी और अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक इसमें जमा कर सकते हैं। और ये जमा राशि 100 के गुणकों में की जा सकती है। और ये योजना जो है 15 वर्ष के लिए, मतलब इसमें राशि जमा होगी, जो भी राशि आप जमा करेंगे वो 15 साल के लिए होगी। लेकिन इसके जो मैच्योरिटी पीरियड होगा, मतलब जब ये राशि एक मुश्त आपको जो मिलनी है वो होगी 21 वर्ष। तो 21 वर्ष इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है। विशेष रूप से जो बालिकाओं की शिक्षा है उसको बेहतर बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया। इसका भी कुछ अपेक्षित परिणाम अवश्य हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, और अभ्यास प्रश्न पे चलने से पहले आपको बता दें कि जो लिंग असंतुलन है, कहीं ना कहीं इससे कई कुप्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जब लिंग असंतुलन होगा तो विवाह जो होगा उसके लिए योग्य लोगों की कमी होगी। अगर समाज की अगर बात करें तो समाज में ऐसे लोगों की, अविवाहित लोगों की, अविवाहित वयस्कों की संख्या बढ़ जाएगी। साथ ही साथ हम कह सकते हैं जो लड़कियां हैं, अगर लड़कियों को उपेक्षित किया जाएगा तो समाज में
या परिवार में उनकी स्थिति अगर उपेक्षित होगी तो उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा, वो कुपोषण का शिकार होंगी। और अगर स्त्रियां या बच्चियां या महिलाएं अगर कुपोषण का शिकार होंगी तो वो पूरा का पूरा समाज कुपोषित होगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा संतति आगे बढ़ती है। तो ये सारे पक्ष भी हैं, इसके कुप्रभाव हैं। इसलिए लैंगिक असमानता की जब भी बात हो तो सिर्फ इसे सांख्यिकीय आंकड़ा न समझा जाए, बल्कि इसे समाज में समानता की दिशा में बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जाए, महिलाओं के एक बेहतर स्थिति की ओर ले जाने के कदम के रूप में देखा जाए। अंत में एक अभ्यास प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किसकी योजना के तहत शुरू की गई थी, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जनधन योजना या स्वास्थ्य और कल्याण अभियान। एक प्रश्न मेंस के लिए भी आपके लिए हम सुपुर्द कर रहे हैं, आप लिखकर इसका अभ्यास करें। प्रश्न है कि लिंग असंतुलन और उसकी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में सुधार के लिए क्या नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख के भी प्रयास करें, उसको बेहतर करने की कोशिश करें और इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।